गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे। भारत की आजादी की लड़ाई तक हम लोग पहुंच चुके थे और किस तरह से गांधी जी ने कांग्रेस को अपनी छत्र छाया में पहली बार एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। और सारे इंडियंस गांधी जी पे विश्वास करके अपने स्कूल कॉलेज छोड़ के, नौकरियां छोड़ के, न्यायालय जाना छोड़ के और फिर गांधी जी की बातों में आकर उन्होंने गांधी जी के साथ जैसा उन्होंने कहा वैसा ही करके दिखाया। लेकिन फाइनली 1922 के फरवरी में एक छोटी सी घटना गलत घटी। इंडियन लोगों ने गुस्से में आके, गलती पुलिस की भी थी, पहले पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही की, एक लीडर को मार दिया, 3 लड़के मारे गए, तो उसके बदले वो पुलिस के ऊपर कार्यवाही करने के चक्कर में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया, जिसके चक्कर में फिर ये चौरा चौरी हत्या आंदोलन वापस लिया। मार्च में वो जेल चले गए। फिर कांग्रेस के 2 अलग अलग दिशाएं बन गई। एक लोग वो जो कह रहे थे पुराने वाली कांग्रेस के काम करो, एक वो जिन्होंने कहा नहीं पावर में आओ, पावर में आके इनको परेशान करो ताकि इनकी अकल ठिकाने आए। ये कांग्रेस से अलग बिल्कुल नहीं हुए, लेकिन स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का इन्होंने गठन किया कांग्रेस की छत्र छाया में। और 1922 से 1927 तक सब अपने अपने पार्ट पे अपनी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। रियलिटी में इंडिया के लिए किसी ने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, किसी ने इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, किसी ने नहीं लिया, कहीं क्रांतिकारी काम करें, कहीं ट्रेन लूटी जा रही है। उस दौर में 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई जो ये देखने के लिए आया कि क्या इंडियंस इस लायक हैं कि उनको संविधान के सारे अधिकार बनाने के सौंप दिए जाएं या वो अपना खुद का शासन जैसी कि वो डिमांड कर रहे हैं खुद चलाने की उनकी काबिलियत है। और 1919 का उनका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कितना कामयाब हुआ इस पर एक रिपोर्ट बनानी थी। हम सब ने मिलकर इसका विरोध किया क्योंकि हमें लग रहा था कि साइमन कमीशन में सारे गोरे हैं और जब ये जलियांवाला बाग को सही ठहरा सकते हैं, 5 गोरे जिसमें कि 3 इंडियन भी थे कमीशन में, हंटर में, तो अब जब ये साइमन आएगा तो 100% हमारे लिए बुरा ही लिखेगा। इसीलिए सब वापस एक हो गए, चाहे वो क्रांतिकारी थे, वो परिवर्तन विरोधी थे कांग्रेस के, ये परिवर्तनवादी थे कांग्रेस के, सब एक छत के नीचे। और सबने कहा, कांग्रेस ने, पूरे इंडिया ने ये कहा कि गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ के नारे। लेकिन साइमन को क्या फर्क पड़ना था। नवंबर 1927 में इनकी नियुक्ति हुई और जनवरी फरवरी में ये यहाँ पहुंचे, फरवरी में, और फिर धीरे धीरे करके पूरे देश को इन्होंने कवर किया, यात्राएं की। हमने खूब विरोध किया, जहां जाते काले झंडे लहराते और गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। लाहौर में, क्योंकि लाहौर और अमृतसर 2 क्रांतिकारियों की ऐसी जगह थी जहां हर लड़के के अंदर, हर नौजवान के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी मशाल जल रही थी दिल में जो पता नहीं कैसे बाहर निकालें। और यही कारण था कि लाहौर में ही चला था नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर, जहां क्रांतिकारी पैदा होते थे, जहां क्रांतिकारी भावनाएं अपने आप, वहां की मिट्टी में ऐसा था कि क्रांतिकारी भर जाते थे जोश से कि हमें कुछ भी करना है, देश के लिए मरना पड़ा तो मर जाएंगे पर अंग्रेजों को नहीं छोड़ेंगे। और यही कारण है कि लाहौर में जब बड़े स्तर पर इसका विरोध हुआ, गो बैक साइमन कहा गया, तो उसको लीड कर रहे थे लालाजी जो खुद एक टीचर थे, जिन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया, वहीं से जहां से भगत सिंह जैसे लड़के मिले थे इस देश की राजनीति में, जिन्होंने क्रांति के रूप में एक ऐसा विचार दिया जो आज तक हमारे मनों में कहीं ना कहीं दबे ही सही लेकिन वो चल रहा है। तो भगत सिंह जैसे यंग लड़कों के सामने लालाजी के ऊपर लाठी चार्ज किया गया और वो इतना मारा गया, ये टारगेट नहीं था कि भागे, ये टारगेट था कि इनको मार डालना है। इतनी मारी गई लाठियां कि वो गुम चोट लगी और सिर में और पेट में इंटरनल ब्लीडिंग के चलते 15 दिन दुखी होते रहे, परेशान होते रहे। फाइनली किसी तरह, सोचो कितना दर्द सहा होगा उस उम्र में, और उनकी डेथ हो गई, पीछे आ गई। और कांग्रेस, जिसको सबने अपनी मां की तरह देखा था कि भैया इसकी छत्र छाया में हम आंदोलन चलाएंगे, अब सबको लगा कि कांग्रेस कैसी है कि चुपचाप बैठी है, विरोध भी नहीं जताया कि इतना बड़ा लीडर तुमने पीट पीट के मार दिया। एक इज्जत बेइज्जती की बात होती है। भगत सिंह ने इसको अपनी बेइज्जती माना और उन्हें लगा ये क्रांतिकारियों की, भारतीयों की बेइज्जती है कि हमारा एक लीडर, इनकी नजरों में कोई औकात ही नहीं है कि पीट पीट के मार दिया। इसलिए भगत सिंह ने उनकी मौत का बदला लिया और सैंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया। 1929 में इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और जानबूझ के अपनी गिरफ्तारी दी ताकि इनको एक प्लेटफॉर्म मिले, अखबारों में जगह मिले और इनके विचारों को जब लिखा जाएगा तो नौजवान जागेगा, ऐसा इनको श्योर था। और इसलिए इन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जान की बलि दे दी कि कम से कम मेरी बातें लोगों तक पहुंच तो जाएं, जागे ना जाने अलग बात है, लेकिन विचारों को उन तक पहुंचाने का माध्यम मेरे पास नहीं है। मुझे कब जानेगी ये दुनिया, जब मैं जज के सामने अपने पक्ष की बातें बोलूंगा तो पत्रकार लिखेंगे और जब लिखेंगे तो वो पढ़ा जाएगा और जब पढ़ा जाएगा तो लोगों को लड़ना भी आएगा, हक की बातें करना भी आएगा। इन सब से कहीं ना कहीं कांग्रेस में बेचैनी थी कि भैया धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट क्रांतिकारियों की तरफ मुड़ने लगा और ऐसा ना हो कि ये सारे क्रांतिकारियों के फैन बन जाए, तो अब हमें भी कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए जब इनको चैलेंज मिला अंग्रेजों की तरफ से कि तुम बहुत बकवास करते हो कि साइमन वापस जाओ, तो एक काम करो, अपने खुद के देश के लिए लिख के दिखाओ कुछ ऐसा जिससे कि तुम सब राजी हो। ये चैलेंज दिया हमें लंदन में बैठे हुए सेक्रेटरी ने, सचिव ने, भारत सचिव ने, और जिसको हमने चैलेंज को स्वीकार किया। हम खुद भी जानते थे वो चैलेंज हमारी बस की नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम करके दिखाएंगे। और हमने नेहरू रिपोर्ट तैयार की, सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली में, मुंबई में कराया हमने 28 में। इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेहरू रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई उनको सिरे से नकार दिया मुस्लिम लीग ने, सिखों ने, ईसाइयों ने और बाकी सब ने, दलितों ने भी। क्यों? क्योंकि उसमें कहा गया था कि मुसलमानों के लिए हमें पृथक निर्वाचन नहीं चाहिए। दलितों को लगा हमारी तो कोई बात ही नहीं की, सबने कहा ये क्या बकवास नेहरू रिपोर्ट है, लेकिन हमने कहा नहीं जी, नेहरू रिपोर्ट ही सब कुछ है। हमने नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस के सेशन में रखा।
उसको पारित भी कर दिया और कहा अंग्रेजों को 1 साल का टाइम दो, 1 साल में अगर उन्होंने हमारी नेहरू रिपोर्ट पे काम नहीं किया तो फिर हम उनके खिलाफ बड़ा कदम लेंगे। 1928 की नेहरू रिपोर्ट जब पेश की गई तो मोतीलाल नेहरू वहां पे अध्यक्ष थे। 28 में 29 तक वेट किया। 29 में अब अंग्रेजों को क्या टेंशन, हमारी, उनको पता था कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने 1929 तक इसको कान पे झूम भी नहीं रहेगी, फर्क ही नहीं पड़ा, कहते रहो करते रहो, डिमांड कौन सुनने वाला है। 29 में फाइनली जब देखा कि भाई हमारी डिमांड नहीं सुनते अंग्रेज और इंडियन ये बात समझ रहे हैं कि कांग्रेस की कोई औकात नहीं रह गई और वो धीरे धीरे क्रांतिकारियों के रास्ते पे जाने लग गए, तो फिर कांग्रेस ने बड़ा स्टेप लिया और महात्मा गांधी और नेहरू और बड़े बड़े लीडर्स ने डिसाइड किया कि इस बार 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर हम एक बड़ा डिसीजन, बड़ा ऐलान करेंगे। और वो ऐलान था, क्या था वो ऐलान, कि पूरे इंडिया में हमें अपना स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज। पहले स्वराज था, पहले स्वदेशी था, बहुत पहले 1905 में बीजीसीडी बताया था, अब शब्द आया पूर्ण स्वराज। महात्मा गांधी नेहरू भी क्रांतिकारियों की तरह एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं अब हमें पूर्ण स्वराज से कम कुछ नहीं चाहिए। पहले हम डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे 1928 में, लेकिन अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और गांधी जी ने अगले साल ऐलान कर दिया आजादी मनाएंगे, बेशक आजाद ना हो, मार पड़े, कोई हमें जेल ले जाए, लेकिन हम आजादी मनाएंगे। और इसी कारण 26 जनवरी 1930 को हमने सांकेतिक स्वाधीनता दिवस मनाया। 1930 को यहीं पे गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई ना तो फिर हम लोग बड़ी क्रांति, बड़ा कुछ आंदोलन भी करेंगे। और इसी आंदोलन के चक्कर में गांधी जी ने 1930 में एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसको नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका ऐलान कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये क्या है, इसके बारे में जान लो। एक अखबार गांधी जी निकालते थे, यंग इंडिया, एक न्यू इंडिया था, याद है न्यू इंडिया, एनी बेसेंट का अखबार था जो उन्होंने मद्रास हेराल्ड अखबार जो बिल्कुल नुकसान में था उसको खरीद के बनाया था ना मद्रास की तरफ से, जब वो क्या चलाया था उन्होंने, होम रूल लीग 16 में। तो अब एक अखबार गांधी जी का है जिसका नाम है यंग इंडिया। यंग इंडिया, गांधी जी ने जनवरी 1930 में अपने इस अखबार में एक लेख लिखा, उस अंग्रेजों को पढ़ाने के लिए। लेख में लिखा कि भाई ऐसे ऐसे अगर भारत को आजादी नहीं दी गई, पूर्ण स्वराज नहीं दिया तुम लोगों ने, तो फिर हम बहुत बड़ा जनमानस को जोड़ के और एक ऐसा आंदोलन चलाएंगे कि तुम्हारी जड़ें हिल जाएंगी। अंग्रेजों को चेतावनी दे रहे हैं महात्मा गांधी। इस अखबार की क्या वैल्यू है तुम समझ जाओ, अंग्रेजों को लगेगा क्या मजाक है, क्या कर लेंगे ये, इन्होंने 10 साल पहले भी तो किया था, 20 में हुआ क्या, कुछ नहीं है ना इनकी औकात, इसलिए ध्यान ही नहीं दिया। जनवरी में कहा ये, अब ध्यान नहीं दिया तो हम क्या करें, गांधी जी तो भैया वो है कि बार बार एक बात को कहेंगे। दोबारा फिर फरवरी में फिर कहा कि देख लो, सुन लो, अगर तुमने ये नहीं की ना हमारी बातें। अच्छा क्या किया इन्होंने इस अखबार में, 11 सूत्री मांग निकाली, 11 सूत्रीय मांगे, इसमें 11 मेन बातें लिखी और कहा ये बातें मान लो। अब वो 11 बातें क्या है मैं तुम्हें एक आइडिया दे देती हूँ। 11 सूत्रीय मांगे, ये तुम्हें 11 की 11 याद नहीं रखनी, लेकिन इस 11 में 3 कम्युनिटी का ध्यान रखा गया। एक सामान्य जनता का जैसे आप और मैं, दूसरा पूंजीपतियों का जैसे कि आज अंबानी अडानी, और इन 3 को अगर सरकार खुश रख पाती है तो अच्छी सरकार है, और अगर ये 3 एंटी हैं या इनमें से 2 एंटी हैं तो गलत है। अगर किसान भी खुश हो, जन सामान्य भी खुश हो, जो कोई पढ़ता है, कोई लिखता है, कोई नौकरी करता है, तो बहुत अच्छी बात है, और पूंजीपति भी खुश हो। तो इनकी डिमांड 11 डिमांड थी। अब इस 11 में एक मोटी मोटी मैं आपको आइडिया देती हूँ। सामान्य वर्ग के लिए कहा गया कि सामान्य जो जनता है आप इसको परेशान मत कीजिए, टैक्स कम कर दीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। आम आदमी दुखी है ना, बहुत टैक्स देता है, फायदा उतना नहीं मिलता, टैक्स कम कीजिए। आप जो अंग्रेजी सेना पे खर्च कर रहे हैं, प्लस जो ये आपके आईएएस आईपीएस टाइप के बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिसको आप कहते हैं उस टाइम में कि भाई लोक सेवक है, तो जो ये सिविल सर्वेंट थे, इन पे बहुत खर्च होता था, बहुत ज्यादा खर्च, बहुत इंडिया के लोगों का पैसा और इनको शाही जीवन जीने को मिलता। तो कहा भाई सिविल सर्विसेज का खर्च और सेना का खर्च 50% कम कर दो, जो कि गांधी जी खुद भी जानते थे कि अंग्रेज नहीं मानेंगे, लेकिन कहने को लिख तो दूं ऐसी बात ताकि लोग इंप्रेस हो जाए। तो टैक्स कम कर दो, सेना और सिविल सर्वेंट का जो खर्चा है ये कम कर दो। नशे की जो दुकानें चल रहा है ना व्यापार, इसको प्लीज कम कर दो, क्योंकि आप जानबूझ के हमारे नौजवानों को नशे की गिरफ्त में ले रहे हो, जो कि गलत है। तो ये सब चीजें किसको खुश करेंगी, सामान्य जनता की। ठीक है यार, अगर नशा ना मिले यहाँ पे नशे की चीजें तो हमारे लड़के बिगड़ेंगे नहीं, अगर सेना का खर्चा कम होगा तो हमारे ऊपर भार कम आएगा, क्योंकि टैक्स कम देना पड़ेगा, उससे विकास कार्य होगा, ये बेसिक चीजें थी। पूंजीपतियों को खुश करने के लिए क्या कहा कि जो बाहर से सामान आता है इस पे आप लोग टैक्स को बढ़ा दीजिए, जो बाहर से आता है, यानी जो आयातित सामान है ना, आयात जो होता है इंडिया में अंदर आता है, इस पे आप टैक्स लगा दो ताकि ये सामान महंगा हो जाए और हमारे सामान बिके। हमारे कौन तैयार करता है, पूंजीपति। तो पूंजीपति ने बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ये मांग है, तो पूंजीपतियों के फायदे की बात की तो वो खुश हो गए, गांधी के साथ हो गए। किसानों के पक्ष की बात की और कहा जो खेती पे आप कर लगा रहे हो ना, ये किसान बेचारा उत्पादन करता है, आप बड़ा टैक्स लेते हो, गलत है, तो किसानों के कर को आप घटा दीजिए। किसान बेचारे और क्या चाहते हैं, अगर सरकार उनके विरोध की नीतियां बनाती है, उनका उनको नुकसान करती है, तभी तो वो सड़क पे आता है। किसान को क्या मतलब सड़क पे आने का, किसान को क्या मतलब राजनीति से, किसानों को बेचारों को सिर्फ इतना चाहिए कि जिस चीज में वो मेहनत कर रहे हैं उसके बदले उनकी इतनी कमाई हो जाए कि उनके बीवी बच्चे आराम से जीवन काट सके। कोई अंबानी जितना अमीर नहीं बनना किसी किसान को, ना कोई किसान ऐसा कि वो कोठी बना के ही दम लेगा। किसान बेचारा सोचता है 2-3 कमरे का मेरा घर हो,
मैं इतना कमा लूं कि मेरा बेटा बेटी पढ़ ले और बुढ़ापे में मेरे पास इतना हो कि मेरा कम से कम भाई किसान खाता क्या है? जो बेचारा गेहूं पैदा करता है वही खा लेता है। आधे से ज्यादा किसान तो आधे क्या 90% किसान इस देश में मार्केट से सब्जियां लेते ही नहीं। वो बेचारे जो खेत क्यार में थोड़ा बहुत पालक उगा लिया, गेहूं चावल से पेट भर लिया, थोड़े कभी ये बैंगन लगा लिए, 2-4 भिंडी के पौधे लगा लिए, पालक है, मेथी है, गाजर है, शलगम, इनसे उनका जीवन चल जाता है। उनके तो है ही नहीं शौक कि उन्हें अमीरों की तरह शाही पनीर खाना है या वो भिंडी 2 प्याजा ही खाएंगे। जो मिल गया वो खा लिया, चटनी खा ली और कुछ भी नहीं है ना तो चटनी रोटी खा ली, अचार रोटी खा ली। किसान कभी ये थोड़ी सोचता है कि मेरे पास शाही भोज, मैं 56 भोग का खाना खाऊंगा। ये सोचते हैं अमीर लोग। तो किसान की तो जरूरतें बहुत लिमिटेड है इस देश में। किसान कभी भी नहीं सोचता कि मैं कोट पैंट पहनूंगा। किसान को बेचारे को कपड़े ढंग के, कुर्ता पजामा, पुराने लोग जो हमारे दादा थे, बाप दादा के टाइम में वो धोती कुर्ता पहनते थे। आज किसान 100% किसान धोती और ये कुर्ता पजामा पहनते हैं जो आज के कल्चर में है। किसान आपने कब देखा कोट पैंट पहन के दौरे पे जा रहा है? बेचारा पूरे साल उसी कुर्ते पजामे में निकाल देता है। उसको कभी भी ना ज्यादा अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता। कभी शादी ब्याह में जाएगा तो उसके पास 2 जोड़ी कपड़े उसके बक्से में रखे रहते हैं, कहीं जाना हो तो निकाल लेगा, प्रेस करवा लेगा, वरना पूरे साल ऐसे ही चल जाएगा। तो जिस आदमी के पहनने का खर्च नहीं, जिसके खाने का खर्च नहीं, उसको रहने के लिए कोई इमारत नहीं चाहिए। उस बेचारे को इतना चाहिए कि भैया जब गेहूं घर आए तो मेरे पास भरने की जगह हो, जब मेरे धान घर आए तो मेरे पास भरने की जगह, बाद में बेचने की जगह हो। इतना ही तो चाहिए किसान को। तो किसान को खुश करना बेहद आसान है इस देश में। लेकिन ये बात हमारे पीएम साहब को और बड़े बड़े मंत्रियों की समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो खुश करने में लगे हुए पूंजीपतियों को। पूंजीपतियों को खुश करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनकी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। लेकिन इस देश में उल्टा है, यहाँ किसान दुखी है और पूंजीपति खुश है। जबकि किसान को खुश करने के लिए ज्यादा बड़ा कोई स्टेप लेना ही नहीं होता। जितने स्टेप लिए जा रहे हैं किसान विरोधी लिए जा रहे हैं। किसानों को झूठी ये तसल्ली देके कि आपका गेहूं बहुत महंगा बिकेगा, आप इतने आजाद हैं कि आप जाके कहीं बेचिए। जैसे वो बेचारा अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ के और हरियाणा से उठ के और केरला जाएगा अपना गेहूं बेचने। ऐसी बात कर रहे हैं ना कि वहां महंगा। भैया उतनी दूर जाने का उसके पास खर्चा है। एक छोटा किसान बेचारा इतना कम कमाता है कि उसकी गुजर बसर मुश्किल होती है। वो यहाँ से कर्नाटक जाके गेहूं बेच के आए या वो यहाँ हरियाणा से गेहूं की ट्रॉली भर के मध्य प्रदेश जाएगा। ये सब दिखावटी बातें हैं और इन सब की काली सच्चाई 10-15 सालों में सामने आएगी। अभी तो दिखा देंगे कि देखो कितना महंगा बिक गया, 5 साल 10 साल बेवकूफ बनाने के लिए। उसके बाद देखना सब कुछ कैसे काला दिखेगा कि कैसे किसान लुट जाएंगे। ये लुट पिट के खाने लायक भी नहीं बचा पाएंगे। इतनी बुरी हालत होगी जो अभी हालत चल रही है आपके देश में वो। तो इन सबको खुश करने के लिए कितनी मांगे पेश की गई? 11। इसे ही कहते हैं 11 सूत्री कार्यक्रम जो गांधी जी ने पेश किया था। अब इसमें ये दिखती बात थी, अंग्रेज जानते थे, गांधी खुद भी जानते थे कि मेरी इन बातों को कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन अब क्रांतिकारियों की तरफ मुड़ रहे हैं तो कुछ तो मुझे भी करना पड़ेगा ना, वरना सारा इंडिया कहेगा भगत सिंह की जय, भगत सिंह की जय। तो भैया उससे मोड़ के लाने हैं वापस। भगत सिंह अभी जेल में है। तो गांधी जी ने कहा देखो मैं सबके फायदे की बात करता हूँ। तो सब लोगों को लगा हाँ भैया हम सबका फायदा, बहुत अच्छी बात है। तो गांधी जी के साथ देने को वो तैयार, और यही गांधी जी चाहते थे। इसी चीज का फायदा उठा के गांधी जी ने कहा अब मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ एक बहुत बड़ा आंदोलन, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी नहीं सुनी, न नेहरू रिपोर्ट की सुनी, ना उन्होंने मेरी 11 सूत्री मांगे मानी, इसलिए अब आपको मेरा साथ देना होगा। गांधी बहुत समझदार आदमी थे, बहुत समझदार। उनसे बड़ा मैनिपुलेट करने वाला या मौके का फायदा उठाने वाला आदमी हो नहीं सकता। मौके का फायदा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। गांधी जी ने देखा सारी इंडिया मेरे साथ है, पूंजीपति मेरे पक्ष में, किसान मेरे पक्ष में, जनसाधारण मेरे पक्ष में। अब टाइम था, उन्होंने कहा मैं एक आंदोलन चला रहा हूं और मुझे आप सबका साथ चाहिए। इसका नाम मैंने अभी बताया आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन, विद ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन अंग्रेजों तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे क्योंकि तुम गलत हो। सविनय विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत करते हैं अंग्रेजों, तुम्हारी इज्जत करते हैं, ठीक है तुम पढ़े लिखे हो, काबिल हो, लेकिन आज्ञा नहीं मानेंगे, अवज्ञा करेंगे क्योंकि तुम गलत कर रहे हो। तुमने हमारी एक भी मांग नहीं मानी। हम 1929 से पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहे थे, तुमने उसके लिए हानि भरी। अब मैंने 11 सूत्री मांगे थी, तुमने उसकी हानि भरी। तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। इसीलिए महात्मा गांधी ने डिसीजन लिया कि मैं एक यात्रा करूंगा। और आप सब जानते हैं ये यात्रा महात्मा गांधी ने शुरू की साबरमती आश्रम जो गुजरात में है, साबरमती आश्रम। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जब गांधी इंडिया आए थे ना 1915 में, तो गांधी जी ने आते ही एक आश्रम बना लिया था। और जो आश्रम बनाया वो थोड़ा नीची जगह पे था, तो बारिश होते ही वहां पानी भर गया, कीचड़, गंदगी, मच्छर, मलेरिया, रोग फैल गया। तो एक अमीर आदमी ने देखा कि गांधी अच्छा लीडर है और बढ़िया काम करता है। उसने अपनी जमीन, नदी के बिल्कुल पास ऊंची जमीन थी उसकी, उसने वो दान कर दी। गांधी जी आप एक काम कीजिए, यहाँ आश्रम बनाइए और यहाँ अपने काम कीजिए। वहां ये आश्रम डेवलप हुआ था जिसका साबरमती आश्रम नाम है। इसी को सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं। वैसे सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने अफ्रीका में किया, लेकिन इसी का नाम है। तो गांधी जी प्लान करते हैं, एक पूरी लिस्ट बनती है, भाई ये 78 आदमी, नाम लिखे हैं इसमें 78 आदमियों के, ये मेरे साथ चलेंगे। और एक अमेरिकी था वेब मिलर, इसी 78 में वो भी शामिल था। और एक मैं, एक मतलब मैं गांधी जी, ठीक है, एक मैं हूं और 78 मेरे अनुयायी हैं। यही आश्रम में एक अमेरिका से आदमी आया हुआ था, वो सब चीजें देख रहा था, कवरेज दे रहा था, जिसका नाम था वेब मिलर। इसको गांधी जी ने अपने आश्रम में रखा और फिर ये फेमस है कि कौन अमेरिकी शामिल था, तो वेब मिलर। 78 लोगों में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं और एक गांधी हैं, 79 लोग। तो ये इकट्ठे प्लान
प्लान किया गया, सब कुछ प्लान था कि हम इस आश्रम से चलना शुरू करेंगे। साबरमती आश्रम से चलते 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 गांधी जी ने कहा मैं वो रूट पकड़ूंगा जिसमें बीच में सबसे ज्यादा गांव आते हो। जैसे एक तो होता है भाई हाईवे पकड़ लिया, एक था अंदर अंदर जा जाके गांव गांव से होते हुए जितने मैक्सिमम गांव आते जाएंगे मैं वहां वहां जाऊंगा ताकि जनमानस मेरे साथ जुड़े। जब वो मुझे देखेंगे कि मैं कैसे पैदल चल रहा हूँ, मेरे साथ अपने आप पीछे पीछे लोग भी चल पड़ेंगे, हाईवे पे जाके मुझे क्या फायदा। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने ये लंबा रूट चुना, गांव गांव को कवर किया। और गांधी जी ने टारगेट बनाया कि हम चलने शुरू होंगे 12 मार्च। याद है अखबार निकाला था वो 11 सूत्री वाला यंग इंडिया में जनवरी में, फरवरी में फिर लेख लिखा था, वायसराय को चिट्ठी लिखी इरविन को, इरविन के कान पे जू नहीं देंगी। तो अब 12 मार्च को चलने स्टार्ट हुए और 5 अप्रैल पहले से पता था इतने दिन चलना है। इनको अगर आप काउंट करोगे ना तो ये 24 दिन निकलेंगे। महात्मा गांधी ने 24 दिन क्यों सोचे? क्योंकि इस साबरमती आश्रम से जहां जाना था दांडी नाम का गांव पड़ता था, गुजरात में ही है दोनों ये। और ये चलने का जो 24 दिन का टारगेट था ऐसा इसलिए था क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी थी 240 मील। रोज 10 मील बंधे हुए सधे हुए कवर करने, रोज 10 मील चलना है। 5 मील सुबह चलते थे, सुबह का मतलब जैसे 6 बजे चलने स्टार्ट हुए, 9 बजे तक 10 बजे तक, जब तक धूप ज्यादा नहीं चलते रहे। फिर आराम किया, गांव में रुकते थे, वहीं रुकते बैठते लोगों को मोटिवेट करते, देखो ऐसा करो मेरा साथ दो, ये है वो, इस तरह की बातें। फिर वहां से जैसी शाम सी होती 3 साढ़े 3 4 बजते फिर वापस। तो उस गाँव के बहुत सारे लोग गांधी जी से इंप्रेस हो गए, गांधी जी के पीछे पीछे। तो ऐसे करके जो वो 78 लोगों के साथ चले थे, अब धीरे धीरे उनके साथ हजारों लोग जुड़ते चले गए। हर गाँव में से 10-20 लड़के औरतें बच्चे जो भी था उस पैदल चल पड़े। तो इस तरह महात्मा गांधी बिल्कुल प्लान तरीके से 24 दिन तक चले। डेली के 10 मील चले तो 240 मील चले। अगर आप इसको किलोमीटर्स में देखेंगे तो 390 किलोमीटर्स का सफर तय किया महात्मा गांधी। और उस बड़ी भीड़ ने इन 24 दिनों में सुबह शाम चलते, रास्ते में जिस गांव में ठहरते वहीं लोग खाने पीने का पूरा इंतजाम रखते, क्योंकि लोग बहुत प्यार करते थे महात्मा गांधी को और देश की आजादी सबको प्यारी थी। और फिर गांधी जी ने तो बात भी की थी किसानों के हित की, पूंजीपतियों के हित की और जो जनसाधारण है इसके हित की। तो उन्होंने खाने पीने का इंतजाम रखा। इतनी बड़ी भीड़ आएगी तो गांव पहले से पहले कढ़ाई चढ़ा के तैयार रखता कि गांधी जी आने वाले हैं तो हमारे यहाँ खाना खाएंगे। तो इतना ज्यादा लोगों को जुड़ाव फील हुआ कि आम जनमानस का यह आंदोलन बन गया। जो गांधी ने कभी सिर्फ 78 लोगों के साथ शुरू किया, आज वो जन जन तक आंदोलन था। रेल भर भर के हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, यानी कहां से रेल भर भर के गुजरात के स्टेशन पे पहुंचती थी। अखबारों ने बहुत ज्यादा कवरेज दी। मीडिया जो है ना ये हिला सकता है हर चीज को। मीडिया ने इतनी कवरेज दी इस चीज को कि पूरे देश के हर कोने में पता था कि कल गांधी जी का पड़ाव इस गांव में है। तो लोग इतने ज्यादा मोटिवेटेड थे कि पता नहीं कहां से रेल पकड़ के कि हमें उस गांव तक पहुंचना है, और अपनी रातों रात रेल में ट्रेवल करते और अगले दिन उस गांव में खड़े मिलते बड़ी भीड़ के साथ। गांधी जी हाथ जोड़ के आते और ढेर भीड़ उनके स्वागत में खड़ी होती। फिर उसमें से बहुत सारे लोग उनके पीछे चल पड़ते, फिर अगले गांव में फिर ढेर भीड़, फिर लोग पीछे पीछे। ऐसा 24 दिन तक चला। कितने किलोमीटर का सफर था? 390 किलोमीटर का। मेरे खुद के DSSB के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये। 24 अप्रैल का पेपर था, किलोमीटर्स पूछ लिए। मील में सब याद करते थे, किलोमीटर पढ़ते नहीं थे। फिर उसके बाद ये ध्यान दिया कि किलोमीटर भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए बताती हूँ। 24 दिन 240 मील, रोज के 10 मील। 12 मार्च से 5 अप्रैल तक लगातार चलना था और रात में पहुंचना था इनको 5 अप्रैल की शाम को दांडी में। फिर वहीं सब लोग रुके, हजारों लोगों का हुजूम, खाना पीना सब कुछ। गांधी जी भाषण दे रहे हैं और अगले दिन सुबह उठे। अगले दिन सुबह मतलब 6 अप्रैल को महात्मा गांधी सुबह उठते हैं और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी सुबह 6:30 बजे जो वो पानी था उबाल के उसको, और जैसे इवेपोरेशन हो जाता है उससे नमक बनाते हैं। और नमक कानून के तहत उस टाइम पे नमक बनाना इलीगल था। नमक सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज सरकार बना सकती थी और इससे हमें खरीदना पड़ता था और उस नमक पे हमें टैक्स देना पड़ता था। गांधी ने कहा जो फ्री की चीज है, जिसपे सबका बराबरी कहा कि पानी तो सबका बराबर है ना, तो उस पानी को उबाल के तो नमक बनाया जाता है, तो फिर आप इस पे टैक्स कैसे ले सकते हैं? और ये नमक हर एक आदमी की बेसिक नीड में था, क्योंकि रोटी तो सब खाएंगे, सब्जी ना खाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रोटी तो हर आदमी खाएगा। रोटी नमक से खाई जा सकती है। अगर बहुत ही गरीबी हो तो आटा और नमक आपके पास है तो पेट भर सकते हैं आप। दाल सब्जी तो बाद की बातें होती हैं। इन्होंने कहा नमक हर गरीब अमीर को जोड़ेगा, नमक मजदूर और मालिक को जोड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज है और उस पे अंग्रेज टैक्स लेते हैं। किस खुशी में? पानी तुम्हारा थोड़ी है, पानी तो पूरी दुनिया का, हर आदमी का है। इसलिए गांधी जी ने कहा मैं इस बेसिक चीज से उठाऊंगा, लोगों को आपस में जोड़ दूंगा। और 6 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे महात्मा गांधी ने जैसे ही मुट्ठी में नमक उठाया, नमक कानून तोड़ दिया कि मैंने नमक बना लिया और अंग्रेजों ने इसको इलीगल कह रखा है, चाहे तो आके मुझे पकड़ ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और महात्मा गांधी की देखा देखी सारी भीड़ ने नमक मुट्ठी में उठा के कहा अब हम हर कानून को तोड़ेंगे जो गलत है। हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ रहे, लेकिन हम हर उस गलत कानून को तोड़ेंगे जो कि गलत है। महात्मा गांधी ने कहा औरतें जाओ और जितनी शराब की दुकानें हैं, ठेके हैं ना, इन पे ताला जड़ दो, इन पे बाहर धरना दो। आदमी कैसे हटाएंगे औरतों को? तो और जो पुलिस आएगी, प्रशासन आएगा, उसके बाद देखेंगे। तो औरतें एक्टिवली गई और सारी शराब की दुकानों पे धरना दिलवा दिया औरतों से। औरतों को यूज इसीलिए किया इस काम के लिए क्योंकि अगर आदमियों को आधे तो आदमी वहां पी के ही पड़ जाते, पता चला धरना देने का तो खुद ही पी गए सारी शराब। तो इसलिए कहा आदमी इस काम में पीछे रहेंगे, वो बाकी कामों में आगे रहेंगे, धरना जो देंगी वो महिलाएं होंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से करके पूरे देश में औरतें, बच्चे, आदमी, जवान, किसान, मजदूर, सब गांधी जी के प्रशंसक। अब धीरे धीरे क्या हुआ, दूसरी तरफ देखो, इस टाइम पर भगत सिंह, जो तीनों लड़के हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये फांसी की सजा के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि 31 में फांसी हुई है ना।
भाई ये कौन है? अमित? अमित जी, ये जो आपका नंबर वगैरह सब कुछ तो हमारे पास है ही, ये जो फालतू की बात करनी चाहिए अमित। तुम्हारे घर में माँ बाप भी हैं, जो संस्कार हैं तुम्हारे वो यहाँ दिख जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दो इन चीजों पे। इनमें कुछ नहीं रखा बेटा, फिर बाद में नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। ये सब चीजें जब पेपरों में मिलेंगी ना, पेपर पास नहीं हुआ ना तो तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला, ये सब चीजें यहीं रखी रह जानी है। कोई भी घास भी नहीं डालेगा, यानी बकरे बकरी जितनी भी औकात नहीं रहेगी अगर नहीं लगे तो पढ़ लिख लो, लग जाओ, कुछ नहीं निकलेगा इनसे। ये तुम सबको पता होना चाहिए कि यहाँ जो है ये सब आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपकी सारी जानकारी हमारे पास है। मिनट लगना है ये चीज आप तक पहुंचाने में, आपके घर वालों तक पहुंचाने में, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं होती। आप इंडिपेंडेंट बनने के रास्ते पर हो, कोई स्कूल के 10वीं 11वीं के बच्चे नहीं हो, तो हमें थोड़ा सा अपना ध्यान दो इस बात पर कि भाई ऐसा ना हो कि भाई ये हमें कार्यवाही करनी पड़े, है ना, वो चीज ठीक नहीं होती। और तुम बड़े हो चुके हो, बच्चे नहीं हो, ये संस्कार होते हैं। तुम्हारी माँ की दी हुई जबान तुम यहाँ बोलते हो, तो वो माँ कैसी संस्कार तुम्हें दिए हैं, इस चीज को यहाँ ऐसे नहीं प्रेजेंट करना चाहिए कि तुम्हारी माँ लायक नहीं थी। हम सबकी माओं ने बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं, और हम जो बोलते हैं जैसे हम हैं, ये हमारी माँ का परिचय देता है। तो यहाँ अपनी जबान, अपनी भाषा को कम से कम ऐसी रखो कि उस बेचारी औरत की बेइज्जती ना हो, ये सबके लिए है, ठीक है। तो अमित, अब तुम्हें भाई थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, थोड़ी नजर रखो, अगर कुछ करता है तो फिर ठीक है, कार्यवाही आगे पहुंचा देंगे हम। इसमें एक्टिवली हमारी टीम लगी हुई है, वो मिनट में ब्लॉक कर देगी, क्लासेस भी रुकवा देंगे, और भी कुछ नहीं होगा। हमें लगेगा ज्यादा ही गड़बड़ हो, पहले ब्लॉक करेंगे, फिर क्लासेस रुक जाएंगी, और फिर तुम्हारा कोई क्लेम नहीं होगा किसी भी चीज का, ठीक है। हाँ, कोई भी, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी मैसेज मत करो। मैसेज करी क्यों? मैं देखती नहीं कभी स्क्रीन। तुमने मुझे कब देखा ऐसे देखते हुए? स्क्रीन ऊपर लगी हुई है, मैं हमेशा कैमरे में देख के पढ़ाती हूँ, और कैमरे को मैं बच्चा मान के पढ़ाती हूँ कि ये बच्चा मेरे सामने बैठा है, मुझे इसको समझाना है, इसको सिखाना है। तुमने देखा मैं कभी ऐसे नहीं देख रही होती, अब मैं स्क्रीन देख रही हूँ, मैं ऐसे कभी नहीं करती थी। मैं हमेशा क्लास में 100% जो काम कर रही हूँ ना, पढ़ा रही हूँ, मतलब 100% पढ़ा रही हूँ। ये तो मुझे इसने बताया कि कोई अमित है जो इस तरह से कर रहा है, तो इसलिए मुझे स्क्रीन देखनी पड़ी। तो अमित जी, थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, है ना। देश की स्थिति कितनी खराब है, और उसमें तुम जैसे लोग अगर और योगदान दे रहे हैं तो बेहद शर्म की बात है। तुम पढ़े लिखे एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हो, सारे लोग, जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, आपने 5,000 रुपए खर्च किए हुए हैं, और पेरेंट्स को आप रिप्रेजेंट करते हो। ऐसा करे कोई अनपढ़ गवार जाहिल आदमी जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ठीक है। अब भाई आज नहीं, पहले भी भगवान राम के टाइम में भी तो घटिया लोग थे, 1% आबादी वैसी चल जाएगी, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी ऐसे होंगे तो फिर ये गड़बड़ की बात है। फिर ये बातें करो कि देश का विकास और ये और वो, तो गलत है। पढ़े लिखे लोगों से एक्सपेक्टेड नहीं होता। आपकी जबान आपकी माँ की दी हुई जबान है, तो उस बेचारी औरत की बेइज्जती मत कराइए कि जिसने आपको पाल पोस के ये सब सिखाया इस तरह से बात करना, क्योंकि आदमी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो अपनी परवरिश को रिप्रेजेंट करता है। मैं जैसी भी हूँ ये मेरे पेरेंट्स के कारण है, उनकी अपब्रिंगिंग पर मुझे नाज है, क्योंकि दुनिया मुझे कहती है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, मेरी जबान बहुत अच्छी है, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये मेरी माँ की दी हुई देन है, जो कि अनपढ़ है, तो पढ़ी लिखी नहीं है। तो अमित जी, आपको अपनी माँ की इज्जत बेइज्जती आपके हाथ में है, कोशिश कीजिए उस बेचारी औरत की बेइज्जती ना हो, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। देखो कितना अच्छा टॉपिक था ये, अमित ने सारी बकवास करके और सब कुछ जो है वो खराब कर दिया, और सबका टाइम खराब किया। तो ये ध्यान रखना होता है, अनपढ़ और पढ़े लिखे में कुछ तो अंतर होता होगा। अनपढ़ और जाहिल में, या जो ये गली छाप टाइप के घटिया लोग होते हैं, जिनको तमीज नहीं होती, तहजीब नहीं होती, संस्कार नहीं होते, इनमें और तुम में अंतर है। जितने बच्चे मुझे यहाँ सुन रहे हो, तुम और ये एक नहीं हो। ये गलियों में इस तरह के जो बहुत घटिया, जिनकी परवरिश होती है, जिनका यही नहीं पता कि भाई उनकी माँ किस चरित्र की है, बाप किस चरित्र का है, उनकी जबान पे ये सब चीजें ठीक है भैया, भगवान ने उनको परवरिश ऐसी दी, उनके माँ बाप ऐसे चुने। तुम्हारे माँ बाप ऐसे नहीं चुने, तुम्हें अच्छे माँ बाप के घर जन्म दिया, और इसीलिए तुम उनको रिप्रेजेंट करते हो। तो कोई गाली दे रहा है या कोई गलत बात बोल रहा है किसी भी लड़की के प्रति, तो उसकी परवरिश का अंदाजा लगता है। और ये बेचारगी की बात होती है, खुशी की बात नहीं होती। ये बेचारगी और दीनता की बात है कि किसी को बेचारे को ऐसे माँ बाप भी नहीं मिले ढंग के कि वो उसको ये संस्कार दे पाते कि बेटा अपनी जबान हमेशा अच्छी रखना, लड़कियों की हमेशा इज्जत करना, जैसे अपनी बहन की इज्जत चाहते हो बाहर। तो अमित जी, आपको सुधरना पड़ेगा, नहीं तो फिर बात जो है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। हम कहां पहुंचे थे? नमक। हाँ, गांधी जी ने नमक क्यों चुना समझ में आया? क्योंकि नमक एक किसान, मजदूर, अमीर, गरीब, पूंजीपति, सबको एक तरह से लाके खड़ा कर देगा कि नमक तो सबकी नीड है। अंबानी कैसे मना कर देगा कि नमक की मुझे जरूरत नहीं है? अडानी कैसे मना कर देगा? मजदूर कैसे मना कर देगा? एक साझी चीज हो गई। तो गांधी जी ने जगह जगह इस तरह से लोगों को मोटिवेशन लोगों के अंदर भर दिया। इसी टाइम पर सेम इसी की देखा देखी साउथ इंडिया में भी एक यात्रा को अंजाम दिया गया। सी राजगोपालाचारी, ये एक बहुत बड़े लीडर हैं, आपने नाम सुना होगा, भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी हैं 54 में। तो गांधी जी बेशक 48 में गांधी जी का मर्डर हो गया, बाकी लीडर्स तो बाद तक रहे थे ना, इन्हीं में से एक लीडर थे सी राजगोपालाचारी। ये है सी राजगोपाला, सी मतलब चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी। ये जो सी राजगोपालाचारी हैं, इन्होंने दक्षिण भारत में एक किसी तरह की यात्रा निकाली थी। दक्षिण भारत में इन्होंने, जैसे गांधी जी चले ना पैदल पैदल, ऐसे इन्होंने दक्षिण भारत में यात्रा की। इस टाइम तक, ये जो बातें कर रही हूँ 1930 की कर रही हूँ, इस टाइम आपके देश में सुभाष चंद्र बोस भी एक धीरे धीरे उभरता हुआ बड़ा चेहरा बन गए थे। और सुभाष बाबू ने कहा था कि गांधी जी की ये यात्रा ऐसी ही है जैसी यात्रा नेपोलियन ने की थी। नेपोलियन बहुत बड़ा लीडर था यूरोप में, फ्रांस में काम किया।
नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी और ये यात्रा की थी इन्होंने एल्बा नाम की जगह से पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये यात्रा थी एल्बा से पेरिस की यात्रा। इसको कंपेयर किया गया था कि भाई ये यात्रा जो गांधी जी ने की है कहां से कहां की, साबरमती आश्रम से दांडी मार्च 390 किलोमीटर 240 मील की, सेम ऐसी यात्रा इन्होंने कहा नेपोलियन ने की थी कभी एल्बा से पेरिस की यात्रा। तो पूछेंगे किसने कंपेयर किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने कंपेयर किया था गांधी की इस यात्रा को नेपोलियन की यात्रा के साथ। गांधी के जो स्टेशन है दो जहां के बीच में उन्होंने ट्रेवल किया वो है साबरमती आश्रम से लेकर जो अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे, वहां से लेकर दांडी तक। ये कितने दिन की यात्रा है, 24 दिन की, 12 मार्च से 5 अप्रैल। नमक कानून तोड़ा 6 अप्रैल। एग्जाम में आ जाए सविनय अवज्ञा कब शुरू हुआ तो तुम टिक करोगे 6 अप्रैल, ठीक है। अगर पूछे यात्रा कब की तो 12 मार्च से 5 अप्रैल, 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था। 5 अप्रैल तक कानून नहीं तोड़ा, सिर्फ यात्रा थी, लोगों को साथ लेके चलेंगे ताकि एक बड़ी भीड़ हो। एक आदमी जाए मान लो अकेला और नमक उठा ले तो कौन देखेगा, ना कोई कवरेज मिलेगी ना कुछ। तो गांधी जी ने जनमानस को अपने साथ जोड़ा, इसीलिए गांधी जननेता है, इसी कारण से। और इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास में उनका नाम अमर है इन्हीं कारणों से, ठीक है। चलिए अब इन सब चीजों को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं किताबी भाषा में। हमने कल पढ़ा था लास्ट लाहौर सेशन ना 1929 का, अब इसके आगे पढ़ते हैं। ये लाहौर अधिवेशन, कल मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाला टॉपिक पढ़ा दिया था, पूर्ण स्वराज, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये लास्ट पॉइंट था कि 29 में गांधी जी को, इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं, गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए नेतृत्व प्रदान किया गया। एक चीज और समझो, गांधी अकेले डिसीजन मेकर नहीं थे। गांधी के मन में एक विचार आता, गांधी उसको कांग्रेस के सामने रखते, फिर कांग्रेस की मीटिंग होती, उसमें 500, 700, 1000 आदमी आते, फिर वहां बैठ के डिस्कशन होता कि गांधी जी ने भाई ये विचार रखा है, क्या इसके ऊपर काम किया जाए या ना किया जाए। फिर वहां पे गांधी जी को परमिशन मिलती कि ठीक है गांधी जी आपका विचार अच्छा है, यूनिक है, तो आप इसको काम कीजिए इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो ये कहा कि सविनय अवज्ञा चलाएंगे आप, लेकिन उससे पहले गांधी ने कहा मैं एक बार एक मौका दे दूं, क्या पता अंग्रेज हमारी 11 सूत्री मांगे मान ले। तो उन्होंने यंग इंडिया अखबार जो कि उनका निकलता था, इसमें अपनी बातों को जनवरी में लिख दिया। 1929 में तो वो पूर्ण स्वराज की बात थी, यानी 1930 में लिखा, लेकिन अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने जनवरी के बाद फरवरी में एक लेटर लिखा पर्सनल वायसराय इरविन को कि इरविन महोदय हम भारतीयों को ऐसा लगता है मैं इस पे काम करूंगा, आप इस पे या तो काम कर दीजिए नहीं तो फिर हमें आंदोलन करना पड़ेगा। फिर भी नहीं सुना इरविन ने, तब जाके आंदोलन चला। तो गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे, कई बार एग्जाम में ना सन ऐसे नहीं देंगे, लेकिन कहेंगे निम्न में से कौन सी घटना सबसे लेट घटी, फिर 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इस चीज को दिमाग में बैठाना कि कब कब क्या क्या हुआ, सीरीज से हुआ, एकदम से ऐसा नहीं कि एकदम से ही हुआ। गांधी जी ने 11 मांगे तब रखी जब हमने लाहौर सेशन कर लिया था। इन 11 मांगों को जब नहीं माना गया तब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और नमक कानून को तोड़ा, ठीक है। तो इनकी 11 मांगों में मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। रुपए की विनिमय होना चाहिए, विनिमय मतलब देन लेन की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे की जाए। इसका मतलब पैसे की जो वैल्यू है उसके ऊपर काम किया कि गांधी जी ने कहा इस पे काम करो, पूंजीपतियों को फायदा होगा। लगान में 50% की कमी की जाए, भाई टैक्स जो तुम ये किसानों से लेते हो इसको कम कर दो। तो ये तो दिखती बात है कि किसानों के भले की बात है, पूंजीपतियों की। सिविल सर्विस की तनख्वाह आधी कर दी जाए। उस टाइम पे सिविल सर्वेंट ज्यादातर अंग्रेज लगते थे, हमारा तो 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज था। सुभाष चंद्र बोस जैसे लायक कितने लड़के थे, मुश्किल से कुछ 2-4 इक्के दुक्के, बहुत छोटे प्रतिशत हमारे थे। और सिविल सर्वेंट ज्यादातर अंग्रेज थे, यानी आज जो आपके देश में IAS IPS है ना, उस टाइम इस तरह से अंग्रेज थे। तो इनको रहने के लिए बड़ी बड़ी कोठियां, कोई एकड़ में इनकी कोठी बनती, खर्चा हमारा, पैसा हमारा, मेंटेनेंस हमारी, सब कुछ हमारा, मजे इनके, क्योंकि ये सिविल सर्वेंट हैं। तो गांधी जी ने कहा भैया इनकी तनख्वाह काटो, 50% की कमी लाओ इनमें और सेना में, क्योंकि दोनों तुम्हारे ही हैं। तो सिविल सर्विस की तनख्वाह आधी कर दी जाए, जो कि अंग्रेज मानेंगे नहीं। फौजी खर्च में कम से कम 50% की कमी की जाए, यानी सेना में। तो सेना हमारा थोड़ी कुछ करती थी, सेना हमारी थी, आदमी हमारे थे, लेकिन ये उसका रौब दिखाते थे पूरे वर्ल्ड को कि देख लो अगर तुमने, वर्ल्ड में कहते देख लो तुमने कुछ किया तो भारत से सेना ले आए। क्यों? क्योंकि भारत में आबादी ज्यादा है, पकड़ लो सैनिकों को, यहाँ क्या बिगड़ता है, यहाँ के सैनिक फालतू पड़े मरने के लिए, ये उनकी सोच थी। तो इसने गांधी जी ने कहा 50% फौज के खर्चे में कमी करो और सिविल सर्वेंट्स की तनख्वाह काटो। क्यों इतनी दे रहे हो? रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं। रक्षात्मक शुल्क होता है बाहर से जब सामान आया, जैसे आप मान लीजिए आज की डेट में एक कॉपी अमेरिका ने हमारे देश में भेजी, वो एक कॉपी 1 रुपए की, बहुत अच्छी क्वालिटी की। इंडिया में जो कॉपी बन रही है 10 रुपए की। आपको मार्केट में अगर 1 रुपए की चीज भाई पैसा कमा के भी 5 में बेचे और हमारी 10 में बिके, तो आप किसको लेंगे? 5 रुपए वाली को ना, क्वालिटी अच्छी है। आपको क्या फर्क पड़ता है वो अमेरिका की है या इंडिया की? इसीलिए कहा रक्षात्मक शुल्क लगा दो, बाहर से जो सामान आए उस पर इतना पैसा टैक्स के रूप में लगा दो। जैसे कॉपी आई 1 रुपए की, आप उस पर 20 रुपए का टैक्स लगा दो। भाई हमारे देश में बेचोगे ना मार्केट में 20 रुपए, वो कॉपी 21 की तो कम से कम पड़ गई दुकानदार को, मुनाफा भी कमाएगा 2-4 का, 25 की बेचेगा। एक कॉपी 10 की, एक 25 की, आप 10 वाली लोगे तो इंडियन बिकेगी। इसलिए हमने कहा भाई रक्षात्मक शुल्क, हमारी रक्षा होनी चाहिए ना। हमारे मार्केट में तुम सस्ता सामान ला के, और जैसे ये है चाइना, मेड इन चाइना, 35 रुपए में घर का कोई भी सामान, देखी होंगे ना इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें। तुम्हें क्या लगता है ये चाइना ऐसा क्यों करता है? चाइना ऐसा इसलिए करता है क्योंकि चाइना को लगता है कि इंडिया डंपिंग मार्केट है, इंडिया में अपनी गंदगी को कितना ही खाली कर दो ट्रक के ट्रक, यहाँ लोग जो है उसको यूज कर लेंगे। और ऐसा है भी, चाइनीज सामान चलता नहीं है, पर हम लोगों की गंदी आदत है 35 रुपए में हम खुश होते हैं। अच्छा 99 रुपए में चादर भी मिल रही है, 99 में क्रॉकरी सेट भी, कुछ भी ले लें 99 में। हम अपने मार्केट को छोड़ के लोकल मार्केट को, हम उस चाइनीज सामान को ले आते हैं अपने घरों में। ये डंपिंग है। एक बार बेवकूफ बनाएंगे, 10 साल 20 साल 50 साल बाद जब आपके
अपनी पर्सनल दुकानें सबकी बंद हो जाएंगी और चारों तरफ चाइनीज 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 होगा, तब कहेंगे एक सामान कम से कम 999 का है, फिर आपके ऑप्शंस नहीं होंगे क्योंकि और कोई दुकान ही नहीं बचेगी। ये सब तरीके होते हैं दूसरे के मार्केट को कैप्चर करने के। इसमें दूसरे के मार्केट में एंट्री की जाती है सस्ता बन के, कि देखो हम कितने सस्ते, कितना बढ़िया, कितना सस्ता। 10 20 30 साल बाद जब वहां का मार्केट खत्म हो जाता है ना, फिर आप एकाधिकार में आ सकते हैं, मोनोपोली में आ सकते हैं। और फिर आप अगर कहेंगे 10,000 का एक प्लास्टिक का टब है तो भी आपकी चीजें खरीदी जाएंगी क्योंकि आपकी मोनोपोली है, आपकी अकेले की चलती है। ये कई सालों बाद जाके समझ में आता है, सामने आता है। पहले हमें क्या लगता है, अच्छा 35 का, वाह भाई ये बहुत बढ़िया दुकान है, हर चीज 35 की है, कुछ भी ले ले, या हर चीज 99 की है। ये जो है ना, हम लोग जो इंडिया है, हम डंपिंग है, वहां के इंडियंस कूद कूद के ले लेंगे क्योंकि हमें लगता है कि बहुत बढ़िया, विदेशी भी है, सुंदर भी है, लुक में भी अच्छा है और सस्ता भी है। इससे नुकसान होता है लंबे टाइम में जाके, तब समझ में नहीं आता, बहुत लंबे टाइम में समझ में आती है बातें। चलिए, तो गांधी जी क्या कह रहे हैं, रक्षात्मक शुल्क लगा दो, विदेशी कपड़ों पर आयात नियंत्रित करो। विदेशी कपड़े क्यों बिक रहे हैं यहाँ और सस्ते सस्ते बिक रहे हैं? हमारा जो ये चरखे वाला टॉपिक है, ये तो पीछे पीछे जाता जा रहा है। और आज देख लो ना, आज इंडिया की हालत क्या है। खादी आप कपड़ा लेने जाओ, 2 अक्टूबर को खादी पे सेल लगती है, आप सेल में भी जाओगे ना अगर, तो एक ढंग का कुर्ता पजामा 5,000 7,000 का पड़ता है। एक कुर्ता पजामा 1,000 रुपए का खादी नहीं मिल सकती। जो ओरिजिनल खादी है ना, वो 10-10 हजार के नॉर्मल कुर्ते पजामे ये पड़ते हैं। तो 10,000 रुपए किसके पास है खर्च करने के लिए एक खादी के कुर्ते के लिए, ओरिजिनल खादी पे? तो आप ये देखो कि खादी इंडिया में कितनी महंगी है। इतनी महंगी क्यों है खादी? क्योंकि वो बिजनेस सिकुड़ गया, हथकरघे का काम सिकुड़ गया, लिमिटेड लोग कर रहे हैं। ज्यादातर तो हैंडलूम को छोड़ के, और ये जो पावर लूम है, जैसे आप और मैं कपड़े पहने बैठे हैं, ये पावर लूम में, ये हाथ से नहीं बना, ये मशीनों में बना कपड़ा है। आप और मैं जो पहन रहे हैं घर पे भी और बाहर भी, हम सब मशीनी कपड़ा पहनते हैं। हाथ से कटा हुआ कपड़ा इंडिया में ट्रेंड में नहीं है। तो पहले क्या हुआ, अंग्रेजी कपड़ा आया तो सस्ता था, ये सस्ता था तो धीरे धीरे वो खादी महंगा दिखने लगा, लोगों ने खादी को कम कर दिया। इस सस्ते के चक्कर में इस मशीनी कपड़े पे हम भागने लग गए। फाइनली क्या हुआ, खादी के उद्योग धंधे धीरे 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 बंद करने पड़े, क्योंकि कितने दिन कोई बैठा रहेगा भैया, इतना कामकाज नहीं चलेगा तो कितने दिन कोई खोलेगा उस चीज को। फिर बंद करते 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 वो व्यवसाय सिकुड़ गया, सिमट गया, और आज वो इतना सिमट गया कि देश का सिर्फ पूंजीपति खादी पहनता है। आपको कोई भी एवरेज आदमी खादी अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना, पहन तो लें लेकिन अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब एक जोड़ी कुर्ता पजामा 10,000 का कितने लोग बनवा लेंगे? आज खादी सिर्फ और सिर्फ नेताओं के शरीर पे रह गया, क्योंकि वो व्यवसाय खत्म के लगभग खात्मे के कगार पर आ गया। यही हर चीज का हाल होगा आने वाले टाइम में। विदेशी आएंगे, पहले सस्ता 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 कह के हमारे मार्केट को खत्म करवा देंगे। हमारे जितने मार्केट में बैठे हैं लोग, इन सबको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि भैया कितने दिन चलेगा, कोई भी चीज बिकेगी ही नहीं। तो मार्केट में अगर डिमांड होगी तभी तो सप्लाई की जाएगी, और फिर फाइनली जब ये एकाधिकार में आ जाएंगे तो फिर जैसा इनका मन करेगा वैसा बेचेंगे, और आपको खरीदना पड़ेगा। भाई तन तो ढकना है ना, तब 10,000 का एक कुर्ता भी खरीदना पड़ेगा। वो हालत आएगी अगर हम अब नहीं सुधरे तो। चलिए, तो क्या कहा गांधी ने, विदेशी कपड़ों पर आयात नियंत्रित करो। भाई इतना फालतू का नहीं हम मंगवाएंगे। तटीय यातायात, जो कि बंदरगाह वगैरह, विधेयक पास किया जाए जिसमें कि हमारा एक हद हो कि भाई कितने हद तक सामान उतरेगा इंडिया में। सीआईडी विभाग जो आज भी काम कर रहा है, खत्म कर दिया जाए, उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। तो पुलिस वगैरह जो प्रशासन, सीआईडी जो काम कर रहा है छिपके, उसके ऊपर जनता को भी कुछ ना कुछ अधिकार हो। हिंदुस्तानियों को आत्मरक्षा के लिए आग्नेय अस्त्र रखने का लाइसेंस। भैया पिस्तौल तुम ही क्यों रखते हो, हम क्यों ना रखें? हमें भी अधिकार मिले इंडियंस को, हमें खतरा होगा तो हमारे पास भी लाइसेंस अगर है हमारे पास, तो हम भी हथियार रखें। हमें तो हथियार रखना अलाउ नहीं, सारे हथियार इनके थे, ये जिसको चाहे शूट कर दें। हम हथियार रखें तो आके पकड़ लेते थे, तो करने भाई इनको भी हथियार रखने के लिए लाइसेंस दो इनको भी। नमक पर सरकारी इजारेदारी और नमक टैक्स को खत्म किया जाए। नमक तो फ्री का है, पानी तो उड़ाते हो, पानी तुम अपने घर से लंदन से थोड़ी लाए थे। यहाँ का पानी, इस देश का पानी इवेपोरेट कर करके नमक बन जाता है फ्री का, और उस पर तुम टैक्स लेते हो। नमक है क्या चीज जिस पे टैक्स लो तुम उस पर भी टैक्स लेते हो। ये कहा उसको खत्म करो। नशीली वस्तुओं का विक्रय बंद करो। क्यों? क्योंकि ये नशीली वस्तुएं जितनी ज्यादा बढ़ेंगी उतना आपका समाज नीचे गिरेगा, उतने आपके समाज का पतन होगा। आप ये देखो, जब हम छोटे थे ना, तब ड्रग्स का नाम सिर्फ फिल्मों में दिखता था, सिर्फ फिल्मों में। आज ड्रग्स सड़कों पे बिकने लग गया। आज ड्रग्स की गिरफ्त में है बहुत सारे जवान लोग। पंजाब तो पूरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में खुलेआम बिकती हैं ड्रग्स। ड्रग्स का इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा धंधा। तुम्हें क्या लगता है ये सब क्यों प्रमोट किया जाता है? क्या पुलिस की आंखें बंद हैं, पुलिस के कान बंद हैं? नहीं, पुलिस जानती है कि इस इलाके में, इस गली में ये आदमी है जो ड्रग्स बेचता है, पर पकड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सबका हफ्ता, सबके महीने के पैसे बंधे हुए हैं। ये एसपी से लेकर डीएसपी से लेकर कांस्टेबल तक सबको पता है कि कहां कब किस टाइम पर गलत काम हो रहा है, कब इनकी खेप आ रही है, कौन स्मगलर है, कौन ड्रग्स बेचता है, कौन नशीले पदार्थ कॉलेजेस तक सप्लाई करता है। सबको सब कुछ पता है। अगर आप इस गलतफहमी में है कि पुलिस प्रशासन नहीं जानता, तो मैं आपको बता दूं, इस देश में हर कांस्टेबल को, हर एसपी को, डीएसपी को सब कुछ पता है। सबको पता है हमारे इलाके में कहां गंदगी का क्या व्यापार चल रहा है, लेकिन पकड़ेंगे नहीं। आप कितनी कोशिशें कर लो, कभी कभी एनजीओ एक्टिव होते हैं, टीवी वगैरह चैनल्स वगैरह, तो दिखा देते हैं कि देखो हमने पकड़ लिया, लेकिन ये सबको सब कुछ पता है। उन सबका हफ्ता बंधा हुआ है, महीने भर में एक बंधा हुआ अमाउंट, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, जैसा जिसका एरिया, उतने रुपए पहुंच जाते हैं, और ऊपर से नीचे तक हर कोई खाता है पैसा, सब खाते हैं। ये भ्रष्टाचार इस हद तक इंडिया में हावी है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा
मान लीजिए कोई एसपी है, उसका बच्चा खुद का भी तो गिरफ्त में आएगा, कभी ड्रग्स लेता हुआ वो भी तो फंसेगा ना। जब तुम इतना खुलेआम बेच रहे हो तो क्या किसानों के बेटे ही बिगड़ेंगे? बस इसमें सबके बेटे बिगड़ेंगे, सबकी बेटियां बिगड़ेगी। कहां कहां से बचाओगे? ये समाज एक दिन इतना पता ना हो जाएगा समाज का कि यहाँ सांस लेने में घुटन होने लगेगी, इतनी गंदगी चारों तरफ व्याप्त हो जाएगी, तब कहां बचोगे? ऐसा तो नहीं है कि कांस्टेबल का बेटा नहीं बिगड़ेगा या एसआई की बेटी नहीं बिगड़ेगी, वो तो सब बिगड़ेंगे। जब माहौल गंदा तुम कर रहे हो, गंदगी फैला रहे हो, तो इसका असर तो तुम्हारे घर तक भी तो आएगा। लेकिन ये सोचना ही नहीं है, सिर्फ अपने से इतने से मतलब है कि मेरा कैसे ज्यादा से ज्यादा भला हो। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लीजिए इस सिस्टम में एक साफ आदमी घुस जाए तो उस आदमी को कहेंगे भैया तो तू हमारी तरह हो जा, और नहीं तो कोई भी मरवा देगा। अब आदमी बेचारा सोचेगा यार मेरे बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो भैया मैं मुझे माफ करो, मुझे नहीं लेना, नहीं लेना मत ले हिस्सा, लेकिन बोलना नहीं है, कुछ भी इस तरह का नहीं होना चाहिए। वरना कितनी बार तो पुलिस वाले भी तो मरते हैं। क्या आईपीएस इस देश में नहीं मरते? क्या आईपीएस इस देश में नहीं फंसते हैं? संजीव भट्ट के बारे में निकाल के पढ़ लो, तुम्हें गूगल पे सब मिल जाएगा। संजीव भट्ट नरेंद्र मोदी जी पे इल्जाम लगाया था 2001 के गोधरा कांड में। आप देखो और जरा उस लोग क्या कुछ हुआ उनके साथ। तो ये मत मानो कि यहाँ कोई भी सेफ है। यहाँ कोई भी जो थोड़ी सी कोशिश करेगा ना कि मैं इस गंदगी में नहीं घुसूंगा, और उसने मत घुस, तू मत घुस, मत ले पैसा, बेवकूफ कहलाएगा अपने डिपार्टमेंट में। लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ की या बाहर तक की बात पहुंची तो फिर रातों रात मर्डर हो जाएगा। कहीं भी दिखा देंगे कि ऐसे केस में फंसा देंगे जो उस आदमी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, कि पता नहीं दिखा देंगे कि इसके टाइम में यहाँ एनकाउंटर हुआ और ऐसे ऐसे मरवा दिया, जबकि उस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये प्रॉब्लम है और इससे उबरना इतना आसान नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है बार बार कि इनसे पंगे आप नहीं ले सकते। कल एक बच्चे का मैसेज था, कल मैंने शाम को शास्त्री जी के बारे में बातचीत की थी और मैंने कहा था भाई ये बेटियों के लिए सेफ कब होगा? जब हम सब लोग इस बात के लिए कॉन्शियस हो कि भाई कहीं भी किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहन हो, उसके साथ गलत ना हो। तो एक बच्चे का मैसेज था, आप भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे। उसने कमेंट किया कि मैंने 2017 में एक आदिवासी कोई महिला थी, उसका बचाव करने की कोशिश की। एक आदमी का मैसेज था, लड़के का वो, और जो है वो बात मेरे ऊपर भारी पड़ गई और मेरे अंदर तो वो हिम्मत ही नहीं बची कि भाई उन लोगों ने उसके साथ कुछ गलत ट्रीटमेंट किया होगा उस लड़के के साथ, जब उसने उस लड़की के लिए कोई स्टेप लिया। तो आप ये देखो कि ये गंदगी जो है ना, इसमें एक आदमी या 10 आदमी काम नहीं कर सकते, क्योंकि 1 या 10 को तो वो मार देंगे। वो ऐसे कितनी बार तो ऐसे केसेस सुने हैं कि किसी लड़कियों के पक्ष में कोई लड़का आया और इस तरह से उसको जो है मार दिया चाकू, या मर गया वो लड़का, किसी का इकलौता बेटा था। तो ये कब सुधरेगा? जब जनमानस जागेगा। एक आदमी सिस्टम को नहीं बदल सकता, 50, 100, 1000, 10,000 भी नहीं बदल सकते। ये 150 करोड़ लोगों की आबादी है। ये तब सुधर सकता है जब ज्यादा लोग जागृत हों, और मेरे या आपके भाषण देने से 2-4 से ज्यादा लोग जागृत नहीं होंगे। मैं इतना बोलूंगी भी तब भी कितने लोग जागेंगे, और उतने थोड़े लोग तो दिखेंगे भी नहीं बड़ी भीड़ में। तो ये तब हो सकता है जब हर एक आदमी पढ़े लिखे, हर एक आदमी के कानों तक ये बात जाए कि मुझे आवाज उठानी है। जब ये होगा ना कि हर घर में आवाज उठाने वाला बेटा पैदा हो गया, तब फिर समाज को सुधारना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं है, और जब तक कि शिक्षित नहीं होंगे तब तक ये चीजें बदलेंगी नहीं। इसीलिए शिक्षा पे बार बार जोर देते हैं कि पढ़ो, खूब पढ़ो, पढ़ लिख के आबादी बदलेगी। और जिस दिन ये बड़ी आबादी बदलेगी उस दिन देखना बेशर्मी और जो ये बेहयाई और ये घटियापन और अमानवीय जो कृत्य चल रहे हैं ना आपके समाज में, ये बंद होंगे। ये मेरे डायलॉग देने से, आपके कहने से बंद नहीं होंगे, ठीक है? तो बड़े लॉन्ग रन में देखो तो पढ़ाई से बदलेगा, बाकी किसी से नहीं बदलेगा। गांधी जी क्या कह रहे हैं? नशीली वस्तुओं का विक्रय बंद कर दो। हमारी सरकार आज खूब नशीली वस्तुएं, अब तो हर गली के आसपास ठेका मिलने लग गया, तो बढ़ावा ही तो दे रहे हैं। उन सब राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए जिन पर हत्या करने या हत्या के प्रयत्न का अभियोग नहीं है। राजनीतिक कैदी कौन होते हैं? 4 लोग खड़े होकर सरकार के खिलाफ कार्यवाही कर रहे थे, पकड़ लेंगे आके, अच्छा भाषण दे रहे थे, पकड़ लिया। उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया, तो गांधी कह रहे हैं राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दो, इन्होंने मर्डर थोड़ी किया है। इस पॉइंट को तुम लोग थोड़ा ध्यान से समझो, ये पॉइंट तुम्हें कुछ इशारा देगा। क्या कह रहा है ये? किनको छोड़ दें? जिन पर हत्या करने या हत्या के प्रयत्न का अभियोग नहीं है। भगत सिंह को इसमें एक एग्जांपल ले लो। भगत सिंह के ऊपर हत्या का आरोप था। ये सीधा पॉइंट कह रहा है कि ऐसे लोगों को बेशक मत छोड़ो। ये ऐसे कह नहीं रहा, पर छिपी बात से समझो कि ये कह रहा है कि जिसने हत्या की है उसको मत छोड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं, उनको छोड़ दो जिन्होंने बेचारों ने हत्याएं नहीं की। जो राजनीतिक बंदी आपने पकड़ लिए, गांव के कितने लड़के उठा के ले गए आप, उनको रिहा कर दो। उनको बेशक आप जिसने हत्या की या प्रयत्न किया, हम उसकी बात नहीं कर रहे, उनको छोड़ो जिन्होंने ये नहीं किया। भगत सिंह, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि मैम भगत सिंह जो थे इनको बचा सकते थे गांधी? बिल्कुल बचा सकते थे, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि गांधी, देखो गांधी गलत नहीं थे। इस चीज को अपने ऊपर रख के सोचो। इंसान की एक टेंडेंसी होती है, हर आदमी की, मेरी भी है, तुम्हारी भी है। मन से इस बात को समझो कि आदमी की एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, इंसान में ईर्ष्या है, सब में है, तुम में भी है। अब इस चीज को तुम नकारो, अपनी आत्मा से पूछो। अब तो तुम अकेले बैठे हो ना, अपनी आत्मा से पूछो कि क्या तुम्हारे अंदर जलन नहीं है? हर आदमी की बेसिक टेंडेंसी है, हम सबके अंदर जलन है। इस जलन को ही हम कंपटीशन का रूप देते हैं। जो समझदार है ना, वो इस जलन को पॉजिटिव साइड में ले जाते हैं और इसको हेल्दी कंपटीशन मान लेते हैं। मुझे आगे आना है, मुझे फर्स्ट बनना है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे सबसे आगे रहना है, दूसरों को पीछे रखना है, ये टारगेट मत बनाओ, ये जलन है। दूसरा आगे ना निकले, मैं आगे बढ़ूं, ये आपका कंपटीशन है। अपने फायदे के लिए काम करना गलत नहीं है, लेकिन दूसरे का नुकसान करके अपने फायदे को सोचना, ये गलत है।
अगर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मुझे लगता है मैं सबसे अच्छी टीचर कब बनूंगी जब मैं खूब मेहनत करूँ, मैं दिन रात पढ़ूं। अब कल मैंने शास्त्री जी के ऊपर बहुत सारी चीजें फाइंड आउट की और मेरी ना बैक पेन हो गया कल बैठे बैठे, मुझे कमर में बहुत दर्द है आज भी। जिस दिन कोई ऐसी क्लास लेनी होती है तो मैं बहुत सारी चीजें कई घंटे तक उस पर काम करती हूँ। जैसे 4 बात बताएं और वो सिर्फ 4 ही बातें हो जो सबको पता तो मजा नहीं आता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा बताऊं जिससे कि सच में बच्चे के जीवन पे प्रभाव पड़े और उसको मन से लगे कि मुझे भी शास्त्री जैसा बनना है, काश मैं भी शास्त्री जैसा बन पाऊं या बन पाऊं। कोई लड़की सोचे इस बात को या लड़का सोचे, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब ये मेहनत जो की जाती है तो मेहनत करने की वही बात होगी ना कि मैं मेहनत क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बेस्ट क्लास देनी है। मुझे अपनी क्लास अपने आप देख के प्राउड हो कि मैंने अच्छा बताया और इसका असर जरूर किसी न किसी बच्चे पे पड़ा होगा। किसी के मन में आया होगा कि शास्त्री महान आदमी था, किसी के मन में आया होगा कि शास्त्री सच में लीडर था। ये चीज मैं अपना टारगेट बना के अगर आगे बढ़ रही हूँ तो मैं ये कंपटीशन मान रही हूँ कि मुझे फर्स्ट रहना है, मुझे सबसे अच्छा पढ़ाना है। मेरी इच्छा है कि मैं सबसे बेहतर बातें ढूंढ के लाऊं। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मुझे फलां टीचर को नीचे दिखाना है कैसे और उसके पॉइंट को मुझे कैसे काटना है, तो ये मेरी जलन है। समझदार लोग इस जलन को नीचे दबा देते हैं। ये बेसिक है, ये टेंडेंसी है। जैसे ना कुछ चीजें होती हैं जिनको कि आप रूप बदल सकते हैं पर आप उनको खत्म नहीं कर सकते। ईर्ष्या स्वाभाविक है, लेकिन इस ईर्ष्या को हेल्दी कंपटीशन कहलाता है। तो हेल्दी कंपटीशन बहुत अच्छी बात होती है। जो समझदार होते हैं वो हेल्दी कंपटीशन करते हैं, जो घटिया होते हैं वो जलन में दूसरे का नुकसान करते हैं। महात्मा गांधी भी इंसान थे, यानी जलन इनमें भी थी। महात्मा गांधी की टक्कर में ना 2 तगड़े लीडर उभर रहे थे। एक तो सुभाष चंद्र बोस जो गांधी को रिप्लेस कर सकते थे, एक तो उम्र कम थी सुभाष चंद्र बोस के, भगत सिंह की, और दूसरा इनकी बातों से जवान लोग बहुत इंप्रेस होते थे। तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी तो बजती होगी ना, भाई गांधी भी तो इंसान है। गांधी के मन में आएगा यार कहीं मुझे रिप्लेस ना कर दे। अब क्योंकि ये सोशल साइट नहीं है इसलिए बता रही हूँ, ये बातें हम यूट्यूब पे नहीं बोल सकते, ना हम फेसबुक पे बोल सकते, पर ये सच्चाई है। क्योंकि भाई देखो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ चीजें होती है आपकी नैतिक जिम्मेदारी। लेकिन क्योंकि तुम अपने बच्चे हो तो तुम्हें बता रही हूँ, गांधी भी तो इंसान है ना, चिड़ तो होगी ही। और जब जब ये 2 नाम आते तो गांधी को थोड़ा सा फील होता था कि हाँ भैया कल को ये मेरी गद्दी ना छीन ले। तो उनके मन में जब ये बात थी तो इस बात को कहीं ना कहीं उनके कामों में ये दिखाई देने लग गई थी। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की भक्ति करते थे, भगवान मानते थे। भगत सिंह भी गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। इन दोनों ने, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने, इनको कहा कि बहुत बड़े लीडर है और इन दोनों के मन में इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। लेकिन गांधी जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि गांधी जी के सामने जब ऑप्शन आया भगत सिंह को बचाने का, तो गांधी जी की उस टाइम पे जो पोजीशन थी ना, वो 100% इस पोजीशन पर थे कि वो भगत सिंह की फांसी को कम से कम रुकवा सकते थे और उनकी बात सुनी जाती, क्योंकि इरविन की मजबूरी थी गांधी की बात मानना। ये इरविन के ऊपर दबाव था लंदन से, महारानी ब्रिटेन और सचिव का, कि इरविन कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद 4 तरीके होते हैं ना, कुछ भी करके गांधी को राजी कर, गांधी आंदोलन को बंद करे। यानी किसी भी कंडीशन पे आंदोलन रुकवाना है। ये ऊपर से प्रेशर है कि मेरे ऊपर प्रेशर, मुझे काम करना है, किसी भी कंडीशन में करना है। गांधी तैयार हो गए मीटिंग के लिए। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा गांधी जी मीटिंग की क्या जरूरत है, क्यों आप इरविन के पास दिल्ली जा रहे हो। गांधी ने कहा नहीं, सत्याग्रह का मतलब यही होता है कि सामने वाले को बदलने का मौका देना चाहिए। क्या पता इरविन बदल गया हो। तो गांधी जी अपने आंदोलन को स्थगित करके रुक जाओ, मैं एक बार दिल्ली मीटिंग करके आता हूँ। दिल्ली चले गए। जब दिल्ली गए, दिल्ली स्टेशन पे उतरे रेल में से, तो एक बड़ी भीड़ गांधी जी से मिली और गांधी जी को उन्होंने कहा गांधी जी आपके हाथ में है सारी बात, आपका पलड़ा भारी है, जो आप कहेंगे इरविन मान लेगा। आप बस ये बात कह देना कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव मान लिया मर्डर किया, हम ये नहीं कह रहे गलत नहीं किया गलत, हम मान रहे हैं गलत किया, मर्डर नहीं करना था, लेकिन इनकी सजा को आप कम करवा देना। यानी जो इनको सजाए मौत दी, फांसी दी गई है ना, आप इसको आजीवन कारावास करवा दो, 14-15 साल रखो इनको, बेशक बुढ़े हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मारो मत। इनके जो जान है इसको मत छीनो। भाई यंग है, नौजवान है, गलती कर दी, आवेश में आ गए, गुस्से में आ गए, लाला जी की मौत का बदला ले लिया, ठीक है मान लिया गलती की, लेकिन जिंदा तो रहने दो, रखो कैदी बना के। गांधी ने कहा ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों पर्सनली मुझे भी लगता है कि गांधी ने वो दम नहीं लगाया जो गांधी लगा सकते थे। गांधी की पोजीशन स्ट्रांग थी। 1930-31 में गांधी बड़े लीडर थे और गांधी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गांधी मन से चाहते और भगत सिंह की फांसी न टलती। गांधी के कहने पे पत्ता हिलता था उन 2-3 सालों में। तो गांधी जी अगर चाहते तो सच में भगत को बचा सकते थे। ये अलग बात है कि उन्होंने वो फॉर्मेलिटी के लिए बात कही और इरविन ने कहा सर सॉरी, मर्डरर्स को तो हम नहीं बख्शेंगे। मत बख्शो, हम कब कह रहे हैं बाहर निकाल दो, रखो जेल में, अपने अंडर रखो, लेकिन इनकी फांसी की सजा हटवा दो। अगर गांधी अड़ जाते तो इरविन को मानना पड़ता और इसी बात पे गांधी अगर उठ के चल पड़ते ना, तो इरविन का वो प्रेशर जो था महारानी ब्रिटेन और सचिव का, इरविन उसको सह नहीं पाते और इरविन हर कंडीशन में गांधी की बात मानते। एक एग्जाम्पल। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े लीडर, फेवरेट लीडर गांधी जी की, और इनकी धीरे धीरे बननी बंद हो गई थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस ना भक्ति करते थे, भगवान मानते थे कि भाई गांधी जी हैं तो सबसे बड़े गांधी जी हैं, इनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। जबकि गांधी जी की लायकियत से ज्यादा अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो सुभाष चंद्र बोस की बराबरी कौन करेगा। लंदन में रह के अंग्रेजों की लिस्ट में नंबर का आदमी था ये, इतना तेज दिमाग लड़का, और नौकरी छोड़ के उस टाइम सिविल सर्वेंट की, और आ गए गांधी जी के पीछे, गांधीवादी विचारक बन गए, गांधीवादी नेता बन गए। लेकिन जब धीरे धीरे देखा तो फिर क्लैश हुआ, फिर वैचारिक मतभेद सामने आया। लेकिन सुभाष चंद्र ने कभी ये नहीं कहा कि गांधी खराब लीडर है या गांधी लीडर नहीं है। उन्होंने कहा गांधी जैसा लीडर इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। गांधी को जो बापू नाम दिया है ना, फादर ऑफ नेशन, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया। लेकिन सुभाष के साथ अगर मैं अपनी जबान में कहूं तो चीटिंग की थी गांधी जी ने, ये सच्चाई है। और टाइम हो गया बहुत ज्यादा, फिर भी चलते चलते एक आपको बात बता देती हूँ मैं ऐसा क्यों सोचती
कोटती हूँ, ये मेरा पर्सनल विचार है, ऐसा कहीं नहीं लिखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी ने कहीं ना कहीं एक जैसे होता है ना चिढ़ के किसी का ऐसे नुकसान करना, वो वाला काम। सुभाष चंद्र बोस जीते, इलेक्शन हुआ, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, तो सुभाष चंद्र बोस जीते, 1 साल जीते। गांधी जी को अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष के पद पे रहकर कई इस तरह के काम किए, बातें की जो गांधी जी को लगा कि यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए और इससे लोग भड़क जाएंगे, ये तो क्रांतिकारी टाइप की बातें कर रहा है। अगले साल फिर अध्यक्ष का इलेक्शन हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने फिर से नामांकन भरा कि मैं तो भाई बनूंगा, इलेक्शन में खड़ा हूँ। अच्छा, जिस साल ये पहली बार जीते ना, तो गांधी जी ने क्या किया वो सुन लो। एक आदमी जो अध्यक्ष बन गया, पूरे साल उसको काम करना है देश की आजादी के लिए, उसको 14 सदस्यों की एक कार्यकारिणी मिलती थी, एक मतलब एक तरह से मान लीजिए मंत्री परिषद, एक आम भाषा में कहूं तो कैबिनेट टाइप के मंत्री, बड़े बड़े आदमी, जिसमें नेहरू थे और बहुत इस तरह के लीडर्स जो बहुत पढ़े लिखे समझदार ज्ञानी, जिनको नेशनल इंटरनेशनल सब चीजें पता थी। ऐसे 14 आदमी मिलते थे जिनसे वो अध्यक्ष डिस्कशन करेगा, बैठ के बातचीत करेगा, डिबेट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या करें क्या ना करें, सारे डिस्कशन, पूरे साल डिसीजंस लेगा। जिस साल सुभाष बाबू बने ना अध्यक्ष, गांधी जी के वो जो 14 आदमी थे, मुझे नहीं पता गांधी जी ने क्या किया, लेकिन गांधी जी ने उनमें से 12 आदमी तुड़वा लिए। वो 12 आदमी बोले हम नहीं करेंगे काम, सुभाष के साथ हम काम नहीं करेंगे। वो 12 के 12 गांधी के पक्ष में थे। तो ये कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो एक आदमी के हाथ काटने वाला ही तो काम हुआ ना, कि तू अकेला कर ले, कितने दिन काम करेगा, 2 आदमी है बस। वो दोनों फेवर में थे सुभाष के, बाकी 12 आदमियों ने इस्तीफा दे दिया कि हम सुभाष की कार्यकारिणी में काम नहीं करेंगे। पर सुभाष का दम देखो, सुभाष चंद्र बोस ने उन 2 आदमियों के बलबूते पूरे साल काम किया और बेस्ट काम किया, इतना बढ़िया काम किया कि अगले साल इलेक्शन में फिर सुभाष बाबू सामने आए कि मैं फिर से लड़ूंगा, क्योंकि मैंने पिछले साल बहुत अच्छा काम किया और मुझे विश्वास है कि मैं जीतूंगा। अब महात्मा गांधी को लगा कि भैया ये लड़का दिनों दिन सिर पे चढ़ता जा रहा है, सुभाष तो काफी यंग थे ना उनके सामने, और अगर ऐसे चलता रहा तो ये कांग्रेस का जो तरीका है काम का वो बदल देगा, ये ठीक नहीं है लड़का दोबारा अध्यक्ष बने। तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस की टक्कर में एक आदमी उठा दिया जिसका नाम था पट्टाभी सितार मैया। बहुत बड़ा टेंट लगा था, अधिवेशन होता था, कई कई दिन तक बैठ के चलती, टेंट में फिर सारे मंत्री बैठते उठते और फिर वहीं उनके रहने खाने का प्रबंध, मतलब ये मान लो कि उस टाइम में हजारों लाखों रुपए खर्च होते थे एक सेशन पे भी। तो वहां सेशन थी, टेंट में सब लोग बैठे हुए थे। तो गांधी जी जो है अपना प्लानिंग चल रही है इनकी कि हम जो है इस बार सुभाष को बनने नहीं देंगे, पट्टाभी को खड़ा करते हैं। सबको पता है कि पट्टाभी मतलब गांधी है, देखने में चेहरा पट्टाभी का, लेकिन उसके पीछे बैक किसकी है, गांधी की। तो गांधी जो है वो पट्टाभी को चाहते हैं, दिल से जीते, उनको लग रहा है पट्टाभी जीत जाएगा, क्योंकि सुभाष को 2 ही तो आदमी मिले, इतना कितना काम किया, लेकिन सुभाष ने प्रूव किया कि सुभाष अकेले ही बहुत है गांधी जी और उनकी सारी टीम के सामने, उनके सारी सेना के सामने। तो सुभाष चंद्र बोस जब इलेक्शन में खड़े हुए तो ये गांधी जी को एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन रिजल्ट उल्टा आया, सुभाष जीत गए और गांधी का जो वो आदमी था पट्टाभी सितार मैया, जिसने कांग्रेस का इतिहास नाम की किताब भी लिखी है, वो हार गया। ये हार पट्टाभी की नहीं थी, ना ही पट्टाभी की बेइज्जती हुई, क्योंकि पट्टाभी और सुभाष का कोई कंपटीशन था ही नहीं, ये हार थी महात्मा गांधी की, और ये बेइज्जती भी महात्मा गांधी की थी। इस बेइज्जती से महात्मा गांधी बहुत आहत हुए, उनको झटका लगा कि सुभाष जीत गया, मतलब जनता सुभाष को पसंद करती है, यहाँ जितने लोग ये आए हुए हैं सम्मेलन में इनका फेवरेट सुभाष है, क्योंकि तब तो वोटिंग होती थी। तो उनको लगा कि शायद कांग्रेस को मेरी जरूरत नहीं है। तो गांधी ने कहा कि शायद कांग्रेस को मेरी जरूरत नहीं है और कांग्रेस अपना काम खुद कर लेगी, मैं इस्तीफा दूंगा। अपने टेंट में कह रहे हैं, गांधी सबके सामने नहीं कह रहे। सुभाष को पता चला, सुभाष तुरंत अपना, जैसे अध्यक्ष बनते तो गले वले में कुछ पहनाते होंगे, सुभाष तुरंत टेंट में गए और सुभाष ने कहा गांधी जी मैंने सुना आप ऐसे से कह रहे हैं। गांधी ने कहा भाई सुभाष तुम्हारी चलती है और तुमने बहुत बढ़िया काम किया और तुम आगे भी संभाल लोगे, तो मैं तो भाई कांग्रेस से त्याग पत्र दूंगा। सुभाष ने कहा गांधी जी ये देश आपके कहने से चलता था, आपके कहने से ही चल रहा है और आपके कहे अनुसार ही चलेगा, मैं कुछ नहीं हूं आपके सामने, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके काम में बाधा डाल रहा हूं, तो उन्होंने वो गले से निकाला अपना, पकड़ा, लो, बोला लो ये रहा अध्यक्ष पद से इस्तीफा, और मैं अध्यक्ष बिल्कुल नहीं हूं। इस देश को, कांग्रेस को, जनता को, जन सामान्य को आपकी जरूरत है, आप रहेंगे यहाँ, मैं नहीं काम करूंगा, मुझे काम करना है, मैं जहां से करना है वहां से कर लूंगा, लेकिन मैं आपकी जगह नहीं ले सकता। से इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने। उनका बड़प्पन देखो, जनता ने जिता रखे थे वो, लेकिन वो इस्तीफा दे गए, और महात्मा गांधी जिनका उठाया हुआ आदमी भी हारा था, उन्होंने वो इस्तीफा मान भी लिया और वो वहीं बैठे रहे जहां पे कि वो पहले कह रहे थे कि मैं हट जाऊंगा, और सुभाष जीतने के बावजूद इस्तीफा देके चलते फिरते नजर आए अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं कि सुभाष ने काम नहीं किया, बहुत काम किया, बाद में बहुत काम किया, लेकिन ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इंसान की टेंडेंसी कैसी होती है। तो दोनों एग्जांपल आपके सामने, लेकिन आप इसको खुलेआम नहीं कह सकते, क्योंकि भाई देखो गांधी जी का एक स्टेट मतलब एक स्टेटस है गांधी जी का, एक जगह वो बैठे हुए हैं और बहुत जरूरी है कि उनकी वो इज्जत देश में बनी रहे, ये फैक्ट है। इस बात को वो लोग समझ सकते हैं जो बायस्ड नहीं है, अब जिसका झुकाव नहीं है ना एक तरफ, वो ये मानता है कि हाँ मैं गांधी जी को बहुत बहुत मानती हूँ, बहुत बढ़िया नेता थे, बहुत बड़े जन नेता थे, नो डाउट। ऐसा नहीं कि मेरे मन में उनके प्रति कोई बैर है या मैं गांधी की रिस्पेक्ट नहीं करती, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग चिढ़ना इंसान की आदत है, फितरत है, और वो चिढ़ उनके मन में भी देखी गई इन 2 लीडर्स के प्रति, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि दोनों लायक लड़के थे और अपनी पोजीशन हटती किसी को भी अच्छी नहीं लगती। हम कुछ भी कह ले, लेकिन इंसान फाइनली तो इंसान है ना, होंगे वो लीडर बहुत बड़े लीडर थे, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इन बातों को देख के लगता है कि कहीं ना कहीं चिढ़ आदमी पे हावी हो जाती है, ईर्ष्या आदमी पे हावी हो जाती है। इन किस्सों को हटा दो, बाकी तुम्हें तीसरा कहीं किस्सा नहीं मिलेगा जहां गांधी आपको चिढ़ते हुए नजर आए। गांधी बहुत महान आत्मा के आदमी थे, बहुत काम किया इंडिया के लिए, और उसको हम कभी दरकिनार कर नहीं सकते उस बात को। इसीलिए इन बातों से आपको ये विचारधारा नहीं डेवलप करनी कि गांधी खराब थे, गांधी बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत बड़े जन नेता थे, पर हाँ हम पढ़े लिखे हैं तो हम एक तरफ नहीं झुक
झुकेंगे, हम गांधी के पॉजिटिव्स की बात भी करेंगे और साथ ही साथ गांधी की नेगेटिव बातों को भी हम जानकारी में जरूर रखेंगे, पढ़े लिखे लोग। बाकी जिसको जैसा सोचना है वो उसकी अपनी मर्जी है। कोई भगत सिंह का फैन है, कोई सुभाष को पसंद करता है, कोई नेहरू को पसंद करता है, कोई मोदी जी को भी पसंद करता है। तो ये तो भैया अपनी आपकी अपनी विचारधारा, अपनी सोच है, लेकिन अपनी सोच को तर्क पे आधारित बनाना चाहिए कि आप किसके फॉलोवर्स बनना चाहते हैं, आप किसकी किस अच्छाई को अपने में आने देना चाहते हैं। चलिए, आज क्लास ज्यादा लंबी हो गई, मैंने अगली क्लास के भी 15 मिनट खा लिए हैं, कोई बात नहीं। कुछ किस्से होते हैं जो पता होने जरूरी है। आज इतना ही पढ़ते हैं, कल इससे आगे की पढ़ाई नहीं, कल तो संडे है ना, कल छुट्टी रहेगी। आज मैं ना टीचिंग से जुड़ी एक क्लास लूंगी यूट्यूब पर, तो जो टीचिंग वाले हमारे साथ जुड़े हैं वो शाम को यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं, उसमें थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। एचटेट का एग्जाम क्योंकि आ गया तो उसके बारे में बातचीत रहेगी, ठीक है। बाकी सभी लोग खूब पढ़ा करो और बहुत अच्छी तैयारी करो। सबसे बड़ी जरूरत है तुम्हारे सामने आज नौकरी की। नौकरी होगी तो तुम मेंटली फ्री हो जाओगे, फ्री हो जाओगे तो ही फिर जीवन में आगे बढ़ पाओगे या देश समाज के लिए अपने लिए भी कुछ कर पाओगे। बहुत जरूरी है, तो खूब पढ़ो, अच्छी चीजों में मन लगाओ और हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि आपकी जबान, आपकी पर्सनैलिटी आपकी माँ और बाप की दी हुई है, उस पर कभी भी ये ना हो कि कोई हमारे बारे में कुछ गलत बोल पाए। हम ऐसा कुछ भी रिप्रेजेंट ना करें जिससे कि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती, वो तुम्हारी परवरिश की बेइज्जती होती है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, थैंक यू।